हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर के ऐप में जितना वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने एसएससी जीडी का जो आज मॉक टेस्ट अपलोड हुआ है 24 दिसंबर को, उसमें मैथ के सवालों को हमने देख लिया है। आज इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल इसका भी वैकेंसी आ चुका है, 27 तारीख से इसका फॉर्म भी फिलअप होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसका भी मैथ और रीजनिंग पर अगर आपका बढ़िया फोकस रहेगा, मतलब कमांड रहेगा, तो आप आराम से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें बढ़िया वैकेंसी है, जीडी से तो लगभग दोगुना से भी ज़्यादा है, मतलब इसमें 60,244 के आसपास वैकेंसी है। अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो आप यूपी में जनरल से काउंट होंगे और आप फॉर्म आसानी से भर देंगे। अगर आपका जो है एज 2 जुलाई 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, तब जाकर आप यूपी पुलिस को आराम से भर दीजिएगा। 27 तारीख से इसका फॉर्म भराएगा। अगर एज में मतलब रिलैक्सेशन मिलेगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर जिनका जिनका एज है वो वही केवल भर पाएंगे। अब देखिए क्या होता है इसमें। देखिए अब इस वीडियो में हम आज से जो है, पहले में हम यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट को सॉल्व करते थे, लेकिन इसके मतलब वैकेंसी में कभी मतलब आने की कभी खबर मिलती थी, फिर बीच में रुक जाता था, तो इसलिए हम यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट को भी रोक दिए थे। अब आज से हम रेगुलर जो है जितना भी वीकली मॉक टेस्ट आएगा यूपी पुलिस का, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जितना भी मैथ के सवाल होंगे वो सारे मैथ के सवालों को देखेंगे। अगर आप देखिए, इससे पहले हमने एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट को सॉल्व कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिए, ठीक है, क्योंकि जितने भी लोग यूपी पुलिस की तैयारी करेंगे वो सारे लोग एसएससी जीडी का फॉर्म जरूर भरे होंगे। तो दोनों का क्योंकि लगभग सिलेबस सेम है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है और इसमें क्वेश्चन की संख्या कम है। बाकी तो हिंदी इसमें भी है, मैथ है, रीजनिंग है और जीके है, ठीक है। तो इसमें देखिए, हम इसमें जितना भी देखिए एसएससी जीडी वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। इसमें देखिए 24 दिसंबर 2023 के मॉक टेस्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे और जितना भी मैथ के सवाल होंगे उसे हम अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे, ठीक है। इसमें लगभग 20 से 22 सवाल मैथ के होंगे, तो उसे भी हम लोग पूरा मतलब पूरा समझते हुए चलेंगे, ठीक है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको समझ में आएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए देखिए, अब हम इसे अटेम्प्ट लेते हैं। बाकी आप पूरा जो है नोटिफिकेशन पढ़ लिए होंगे कि किस टाइप से इसमें मतलब कैसा इसका नोटिफिकेशन था, पूरा आप पढ़ लिए होंगे। सभी के पास नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका जो है 27 तारीख से फॉर्म भी फिल होने लगेगा, ठीक है। तो फॉर्म मतलब बहुत जल्दी भर दीजिएगा, मतलब इसी महीने के अंदर कोशिश कीजिएगा कि भर दीजिएगा। फिर आगे जाकर साइट क्रैश होने का भी चांस है, अंकित सर भी बताएं इस बात को, ठीक है। तो अब देखिए 120 मिनट का टाइम रहेगा आपके एग्जाम में, 150 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग की इसमें संख्या ज़्यादा रहती है और मैथ की संख्या थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन रीजनिंग में भी कुछ मैथ के सवाल होते हैं। तो इसमें हम जो अलग से सेक्शन बनाया होगा, पहले भी हम जो अंकित सर अलग से सेक्शन बना देते हैं मैथ का, तो उस मैथ के सवाल में जितने भी सवाल होंगे उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट टेस्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए इसमें हम लोग मैथ के सेक्शन को चुन लेते हैं, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। अब देखिए इसमें किस प्रकार क्वेश्चन, इसका भी सेम मतलब जीडी जैसा ही मैथ रहता है, नॉर्मल मैथ रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1360 रुपये है। यदि एक दुकानदार इस वस्तु को 25% छूट देने के बाद 15% की हानि पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए एमपी और सीपी के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है। और रेशियो में होता है 100 और माइनस डिस्काउंट परसेंट। जो सीपी होता है, सीपी में डिस्काउंट होता है, ठीक है। सी के बाद डी आता है तो सीपी में क्या होता है, डिस्काउंट होता है। अब देखिए इसमें समझिए, यहाँ जब लॉस होगा तो हम माइनस का साइन लेंगे और जब प्रॉफिट होगा तो हम प्लस का साइन लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए, ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करते हैं, एक सेकेंड। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट होगा तो हम प्लस का साइन लेंगे, तो यहाँ हमें लॉस हो रहा है तो माइनस का साइन लेंगे। तो देखिए 100 में जब हम 15% का हमें लॉस हो रहा है तो 100 में 15 को घटाएंगे, और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं तो 25% का, तो 100 में से 25 को हम घटाएंगे। 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 हो जाएगा, और 100 में से 25 को घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। 5 30 को घटाएंगे तो 17 पंजे 85, और 5 30 को घटाएंगे तो 15 5 75, ठीक है। अब यहाँ हमारा एमपी का मूल्य दिया है, एमपी किसके बराबर है तो 136 यानी कि 1360 के बराबर है। तो हमसे सीपी पूछा जा रहा है, यानी कि 15 का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। 17 8 कितना होता है 136, यानी कि 80 से गुना करने पर जो है 1360 प्राप्त होगा। तो इसमें भी हम 80 से गुना कर देंगे, 15 8 20 से, यानी कि 120 पर 1 0, ठीक है। तो 1200 रुपया जो हो जाएगा हमारा सीपी हो जाएगा। तो 1200 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ एमपी और सीपी के रिलेशन को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इससे आपका जीडी में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और मतलब लगभग सभी एग्जाम में इस रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा।
अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए डीआई से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डीआई में देखिए आपको समझना होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिया गया स्तंभ आलेख एक स्कूल की कक्षा ए बी सी और डी में लड़कों और लड़कियों की संख्या, प्रत्येक कक्षा को आवंटित शिक्षकों की संख्या और अगली कक्षा में प्रोन्नत विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो किस कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रतिशत उच्चतम है, यानी कि हम यहाँ उत्तीर्ण जो विद्यार्थी आगे बढ़ चुके हैं उन्हें नहीं, जो अनुत्तीर्ण हुए फेल हुए हैं उनका हमें प्रतिशत बताना है कि किसमें सबसे अधिक है। तो इसमें देखिए अगर कक्षा ए देखा जाए तो कक्षा ए में क्या है, कक्षा ए में 27 और 31 लड़के हैं, 27 लड़के हैं और 31 लड़कियां हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 और 31 को जब जोड़ेंगे तो ये 27 और 31 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 8 3 2 5, 58 लड़के लड़कियां होंगे। जिसमें से जो है ब्लू वाला लाइन, हमें इसमें शिक्षक से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ब्लू वाला लाइन क्या है, जो लड़के पास हुए हैं, तो 43 लड़के जो है इसमें पास हुए हैं, जो कि आगे बढ़ चुके हैं। तो कितने लड़के जो है फेल हुए होंगे, 58 में से जब 43 लड़के पास हो गए तो 15 लड़के फेल हुए होंगे। तो 15 जो है 58 का कितना परसेंट है, यही हमसे बताना है कि सबसे अधिक परसेंटेज किस में है। तो सभी को हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 दूनी 58, यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 29 50 दूनी 100, 15 5 75, यानी कि 750 बटे में 29, 750 बटा 29 लेकर चलते हैं। अब आगे देखते हैं कक्षा बी में क्या परसेंट है। कक्षा बी को देखते हैं। कक्षा बी में अगर देखा जाए तो 35 लड़के और 30 लड़कियां हैं, तो टोटल लड़का लड़की मिलाकर 65 है, जिसमें से 45 पास हुआ है। 45 पास हुआ है तो फेल कितना हुआ है, तो कहिएगा 20 फेल हुआ है। तो 65 में से जो है 65 जो है 20 जो है 65 का कितना परसेंट है, पहले परसेंटेज हम लोग निकालते हैं। 5 से कटाएंगे तो 13, 5 से इसको कटाएंगे तो 20। ठीक है, तो 20 20 400, 400 अब बटा में 13 हो जाएगा, 400 बटा में 13। अब देखिए अब कक्षा सी को देखते हैं। कक्षा सी को देखते हैं। कक्षा सी देखा जाए तो 30 लड़के और 32 लड़कियां हैं, तो 30 32 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 62। 62 में से 58 लड़के पास हो गए, तो 4 लड़के जो है फेल होंगे। तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि अधिकता में बताना है। इसमें से 4 लड़के ही मात्र फेल हुए होंगे, तो इसका परसेंटेज तो बहुत न्यूनतम है, फेल होने का परसेंटेज जो है बहुत न्यूनतम है। तो इसे हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। अभी इन दोनों पर सस्पेंस है, कौन हो सकता है। अब एक और कक्षा देख लेते हैं, कक्षा डी को। कक्षा डी में देखा जाए तो 33 लड़के हैं और 34 लड़कियां हैं, तो 30 30 60 7 67 लड़के जो हैं टोटल लड़के लड़कियां हैं, जिसमें से 61 पास हुए हैं। 61 पास हुए हैं तो कितना फेल हुए होंगे, तो 6 फेल हुए होंगे। तो ये भी इन दोनों से जो है परसेंटेज बहुत कम है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसमें से 2 ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही छट गया कि सी और डी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में चेक करेंगे कि किसका परसेंटेज जो है अधिक है। तो देखिए 29 से जब इसमें भाग देंगे तो 29 तिया कितना होता है, 29 तिया जो होता है 87 होता है, तो 3 से थोड़ा कम हो जाएगा, तो 29 दूनी 58, यानी कि 29 दूनी 3 से मतलब 30% से हल्का कम होगा, 30% से अप्रोक्स में हल्का कम होगा। अब इसको देखिए 13 3 39, 13 3 39 ऐसे ही मतलब 30% से तो ऐसे ही ये ज़्यादा हो गया, क्योंकि 13 3 39 30% से ये ज़्यादा हो गया। तो इन दोनों में परसेंटेज ज़्यादा किसका है, तो कहिएगा ऑप्शन मतलब कक्षा बी का जो है परसेंटेज फेल होने का सबसे ज़्यादा है, तो कक्षा बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कक्षा बी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं। इसमें देखिए 62 लड़का में जो है 62 लड़के लड़कियां में 58 पास हो गया है, केवल 4 फेल हुआ है, तो इसका परसेंटेज तो बहुत कम है फेल होने का। और इसमें भी वही है 67 लड़के लड़कियां में 61 जो है पास हो गए हैं, तो इसका भी परसेंटेज बहुत कम है फेल होने का। अब इन दोनों में हमें निकालना था, तो 29 या 87, यानी कि ये 30% से कम था, 30% से कम था। ठीक है, तो इसमें देखिए और 13 3 39 ये 30% से कुछ ज़्यादा था, तो इसमें जो है फेल होने का परसेंटेज कक्षा बी में बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा मतलब कक्षा बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि यदि 9 अंकों वाली संख्या 7 8 5, पहले संख्या को लिख लेते हैं 7 8 5, ठीक है, x के बाद क्या है 3 6 7 8 y किससे विभाजित है, तो 72 से विभाजित है। तो हमसे बताना है कि x माइनस वाई का मान। अब देखिए 72 से कोई संख्या विभाजित है तो 9 और 8 दोनों से विभाजित होना चाहिए, 9 8 72, 8 से विभाजिता का नियम हमें पता होना चाहिए और 9 के विभाजिता का नियम पता होना चाहिए। तो पहले देखिए 8 से विभाजिता का जो नियम होता है अंतिम 3 अंक हमारा 8 से विभाजित होना चाहिए, तो अंतिम 3 अंक को 8 से विभाजित कीजिए 7 8 y को। ठीक है, तो यहाँ से y का मान हमें पता चल जाएगा। 8 9 या करेंगे तो 72, 72 तो 78 में से 72 गया 6, y की जगह क्या लिखें, y की जगह क्या लिखेंगे तो हमारा 8 से कट जाएगा। तो कहिएगा कि यहाँ 4 अगर 64 होगा तो 8 से पूरा कट जाएगा, यानी कि y की जगह हम 4 अगर रखेंगे तो 8 64 जो है पूरा कट जाएगा, यानी कि y की जगह हमारा आ गया 8। अब देखिए 9 से जो विभाजिता का नियम क्या कहता है, सॉरी y की जगह आ गया 4,
4 आ गया, ठीक है। 9 से जो विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 9 से विभाज्यता का नियम जो कहता है कि अंकों का योग हमारा 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों को जोड़िए, 8 7 15, 15 5 20, 20 और 3 23, 23 और 6 29, 29 और 7, 29 7 कितना होता है 36, 36 और 8 44 और 4 48, यानी कि टोटल इनको जोड़ने पर आ गया 48, 48 और प्लस ये संख्या निकालना है x। 48 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमारा 9 से विभाजित हो जाए, तो कहेगा 48 में 9, देखिए 48 के बाद 9 5 45, 9 6 54, यानी कि जो 54 होता है हमारा 9 से विभाजित होता है। तो 48 में अगर हम और 6 को जोड़ देंगे तो हमारा 9 से पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी कि यहाँ से x का मान आ गया 6 और y का मान आ गया 4, x और y का मान पता चल गया। अब हमें निकालना है x माइनस y का मान, तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 को किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है 2 है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बोर्ड मास से, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, 1980 भागा 9 है, तो इस सीधे 1980 में हम 9 से भाग दे देंगे, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे। जैसे देखिए बोर्ड मास में आप एक बार टाइम लीजिए, लेकिन आराम से बनाइए, एक ही बार में सही करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब इसमें -77 है तो -77 को लिख दीजिए, फिर प्लस है, प्लस के बाद -1980 है, प्लस के बाद यहाँ छोटा मतलब छोटा ब्रैकेट में कितना है 1/4 का 7920 है। देखिए 1/4 का मतलब गुना 7920, यही क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको जब कटाएंगे तो 19 चौक 76, ठीक है, 1 2 19 चौक 76 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 2 19 4 8 32 0, यानी कि 1980 बचेगा। यहाँ बचेगा -1980, अब कोष्ट में आ गया +1980, तो ये तो ऐसे ही कट गया तो 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा केवल -77। अब 9 से इसको भाग दीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 0, ठीक है, 220 हो गया, यानी कि 220 माइनस जो हो जाएगा 77 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो बचेगा 0 बचेगा, तो 220 में से 77 को घटाइए, 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3, यहाँ क्या हो जाएगा 14, 14 में से 7 को घटाएंगे, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3, 21 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 यानी कि 143, 143 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ करना नहीं था, बोर्डमास था, बोर्डमास का अगर आपको नियम पता है एक बार में टाइम लीजिए, सही करने का प्रयास कीजिए, वैसे भी ये आसान बोर्डमास था, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक संख्या में 30% की कमी की गई, फिर 30% की वृद्धि की गई और फिर दोबारा 30% की वृद्धि हुई, तो संख्या में कितना परसेंट की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई। अब देखिए 30% को पहले लिखना सीखिए, 30% को क्या लिखेंगे तो कहिएगा 3/10 लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए पहले क्या हुआ है कि कमी हुआ है, यानी कि पहले अगर संख्या 10 थी तो उसमें 3 की कमी हुआ है तो कितना हो गया, संख्या 7 हो गया। 10 में 3 का कमी हो गया तो कितना संख्या हो गया, 7 हो गया। फिर जो है 30% का वृद्धि हुआ है, यानी कि पहले संख्या अगर 10 थी तो उसमें 3 की वृद्धि हो गई, यानी कि संख्या कितनी हो गई 13 हो गया। फिर संख्या 10 थी, फिर 30% की वृद्धि यानी कि 3 की वृद्धि हो गई, तो संख्या कितना हो गया 13 हो गया। अब तीनों को गुना कीजिए, 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है, और इसको गुना करेंगे तो कितना 13, 13 को गुना करेंगे तो 169, फिर 169 में 7 से गुना कीजिए, 169 में जब 7 से गुना करेंगे तो 9 7 63, 16 7 112, 112 और 6 118 होता है, 118। अब देखिए पहले संख्या थी 1000, अब हो गई 1183, यानी कि वृद्धि तो हुआ है, कितना का वृद्धि हुआ है तो कहिएगा 183 का जो है वृद्धि हुआ है। किससे वृद्धि हुआ है तो इस 1000 से वृद्धि हुआ है। अब गुना परसेंटेज बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो का हटाएंगे, 10 है तो 1 पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा, यानी कि 18.3% का जो है इंक्रीमेंट यानी कि वृद्धि हुआ है। 18.3% का वृद्धि किस ऑप्शन में है, तो हमें निकटतम पूर्णांक तक बताना है, तो 18%। देखिए जब भी ये पॉइंट के बाद 5 से कम है तो इसका जो है जो लोएस्ट वैल्यू होता है मैंने तो 18 ले लेंगे, अब 5 से ज़्यादा होता है तो इसको हम 19 ले लेते हैं, निकटतम हमारा 19 के नज़दीक पहुंच जाता है, तो यहाँ हम 18% का वृद्धि कहेंगे, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में 18% की कमी है, ऑप्शन सी में जो 18% की वृद्धि है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा काम कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 35 आदमी है, काम को कितना दिन में कर रहे हैं 6 दिन में कर रहे हैं, और मान लीजिए काम कितना है एक काम है। उसी तरह अब 7 आदमी है, 7 आदमी जो है x दिन में उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं, एक काम नहीं करना है, इस काम का आधा काम करना है। अब देखिए 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब देखिए 2 जो हो जाएगा ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे 30 बराबर जो हो जाएगा 2x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 बराबर x, यानी कि 15 दिन में जो है उस काम का आधा काम 7 आदमी कर देंगे। 15 दिन कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा
राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा? क्वेश्चन है कि यदि 60 सेंटीमीटर परिमाप वाला एक आयत की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है, यानी कि आयत में क्या क्या होती है, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, रेशियो दिया है 3:2, ठीक है। उसमें उसका परिमाप कितना होता है, आयत का जो परिमाप होता है 2 × L + B होता है, ठीक है। तो 2 इंटू क्या लिखेंगे, इसको 3x लिखेंगे और इसको 2x लिखेंगे, बराबर किसके है, तो 60 के बराबर है। 2 से इसको कटाएंगे तो 3, और यहाँ 3 और 2 5x, 5x बराबर 30 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि लंबाई हो गया 6 × 3 = 18 और चौड़ाई हो गया 6 × 2 = 12 हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल की एरिया क्या होता है, L × B होता है, यानी कि 18 में हमें 12 से गुना करना पड़ेगा। 18 बराबर कितना होता है, 216, यानी कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा एवरेज से क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है, ठीक है। यदि 9 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष 11 माह है तो 10वें बच्चों की औसत आयु हमें बताना है। देखिए समझिए 10 बच्चों का जो औसत आयु है कितना है, 9 वर्ष, देखिए 9 ईयर्स 9 मंथ, ठीक है, 9 ईयर्स 9 मंथ है। और 9 बच्चों की जो हमारा औसत आयु दिया है 8 साल 11 मंथ, ठीक है, 8 साल 11 मंथ दिया है। तो जो 10वां बच्चा बचा यानी कि एक बच्चा का जो है हमें औसत आयु जो है बताना है, ठीक है। अब देखिए सबको जो है 9 वर्ष 9 मंथ का होना था, लेकिन 9 बच्चे जो है 8 ईयर्स 11 मंथ का ही है, यानी कि ये जो आखिरी का 10वां बच्चा है ये कुछ ज़्यादा होगा, यानी कि इसे जो है अपना 9 ईयर्स 9 मंथ तो लाना ही है। साथ में ये कितना कम है, 9 वर्ष 9 मंथ इनका मेंटेन भी करना है, तो ये कितना कम है। तो देखिए अगर हम इसको 1 मंथ दे दिए तो 9 साल हो गया, 11 मंथ है तो इसमें 1 मंथ दे दिए तो कितना हो गया, 9 साल हो गया। और 9 मंथ देने के लिए टोटल हमें कितना देना पड़ेगा, तो 9 और 1 10 मंथ देना पड़ेगा, 10 मंथ देना पड़ेगा ना। और 10 मंथ कितने लोगों का लाना पड़ेगा, इसे 9 लोगों का, तब जाकर ये एवरेज मेंटेन होगा। यानी कि टोटल इसे जो है 90 मंथ एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, 90 मंथ एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। और अपना देखिए अपना 9 साल 9 मंथ का तो वो होगा ही, यानी कि एवरेज को मेंटेन करने के लिए 9 साल 9 मंथ का तो वो होगा ही। अब 90 मंथ को उसे एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा ताकि सबका औसत जो है मेंटेन हो जाए। तो 90 मंथ को जो है हम क्या लिख सकते हैं, तो 12 से भाग देंगे तो 12 × 7 = 84, यानी कि 7 साल और 6 मंथ, 7 साल 6 महीना हो जाएगा ना। तो इसमें जो है 7 साल 6 मंथ को हमें जोड़ना है। देखिए जोड़ने भी आपको आना चाहिए, 9 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 मंथ। 15 मंथ में यानी कि 12 मंथ को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 साल। 1 साल जब हटा देंगे तो यहाँ बचेगा 3 मंथ, और 9 7 16, 16 और 1 17, क्योंकि 1 साल 9 और 6 देखिए टोटल अगर मंथ के हिसाब से जोड़ेंगे तो 9 7 16, 16 साल 15 मंथ हो जाएगा। तो 15 मंथ में 1 साल भी आ जाता है 12 मंथ का, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा 17 साल 3 महीना का हो जाएगा। 17 साल 3 माह का जो ऑप्शन ए है ये हमारा टोटल जो 10वां बच्चा है उसका जो है औसत आयु कितना हो जाएगा, उसका आयु हो जाएगा 17 साल 3 महीने का, तब जाकर ये पूरा एवरेज मेंटेन करेगा। तो इसे एवरेज का जो है मेंटेनेंस रूल कहते हैं। मेंटेन करना अगर आप सीख गए, देखिए सबका 9 लोगों का औसत आयु था 8 साल 11 मंथ, और जो टोटल 10 लोगों का औसत आयु था 9 साल 9 मंथ का था। तो जो 10वां लोग था, 10वां जो लड़का था उसका आयु निकालने के लिए हमें पहले तो उसको 9 साल 9 महीने का होना पड़ेगा, और साथ में सबको 9 साल 9 महीना लाने के लिए सबका मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि 90 मंथ को जो है उसका एक्स्ट्रा एज होना चाहिए, जब जाकर सबका एवरेज मेंटेन होगा। यानी कि 7 साल 6 महीना का एक्स्ट्रा उसे लाना पड़ेगा सबका मेंटेन करने के लिए। तो 7 साल 6 महीना को जब 9 साल 9 महीना हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 साल 3 महीना, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए एवरेज के क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाइएगा तब जाकर आपसे जल्दी बनेगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 18/5 है, 18/5 के बाद 6/5 है, इसके बाद है 18/125। इसका हमें एलसीएम बताना है। देखिए एलसीएम में क्या होता है, ऊपर वाले भाग का एलसीएम, ठीक है। जब एलसीएम बोल रहे हैं तो ऊपर वाले भाग का एलसीएम और नीचे वाले भाग का हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो ऊपर वाले भाग का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा ऊपर वाले भाग का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 6 18 में 18 सबसे मतलब बड़ा है, सब में कॉमन है, सबसे लोएस्ट वैल्यू 18 से। देखिए 18 जब एलसीएम लेंगे तो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, और नीचे जो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 5 125 का जो एचसीएफ हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 जो है 125 को भी काट देगा, इस 5 को भी काट देगा, तो 5 जो हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। नीचे वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले का एलसीएम। अब हमें पॉइंट बताना है, तो 36 × 180 यानी कि 3.6 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। 3.6 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा कि कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में तथा धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है। शांत जल में यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी? अब देखिए, एक नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में चली, यानी कि नाव की चाल में से धारा की चाल को हम माइनस करेंगे, वो 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटा का समय ले रही है। और वही नाव जो धारा की दिशा में चल रही है तो उसी 30 किलोमीटर को चलने में जो है 1 घंटा का समय ले रही है। तो यहाँ देखिए 3 दहिया 30 और यहाँ कितना हो जाएगा, 30 में 1 से भाग देंगे तो 30 हो जाएगा। पहले हमें नाव की चाल निकालना है, तो नाव की चाल यानी कि बोट की चाल निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, 30 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा नाव की चाल हो जाएगा। अब देखिए शांत जल में जो है 60 किलोमीटर की दूरी तय करना है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करना है, किस स्पीड से तय करेगा, तो इस 20 के स्पीड से तय करेगा नाव, तो कितना टाइम लेगा, 3 घंटा का टाइम लेगा। तो 3 घंटा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन दिया है कि कोई व्यक्ति अपनी चाल में जो है 40% की वृद्धि करता है, ऐसा करने से वह अपने कार्यालय सामान्य समय से 9 मिनट पहले पहुंचता है, तो सामान्यतः उसे अपने कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है। देखिए जब वो चाल में क्या किया 40% को क्या लिखेंगे, तो 40% को आपको लिखना आना चाहिए 2/5, कैसे लिखेंगे तो वो आपको एक बार बता देते हैं। 40 बटा परसेंटेज का मतलब नीचे में 100 हो जाएगा, 20 से कटाएंगे तो 2 और 20 से इसको कटेंगे तो 5, 2/5 लिख सकते हैं 40% को। ठीक है, तो अब देखिए स्पीड क्या है उसका, देखिए कार्यालय का डिस्टेंस जब हमारा बराबर हो, यानी कार्यालय जब उसका घर से होगा वो डिस्टेंस तो बराबर होगा, स्पीड बढ़ाया चाहे घटाए एक ही डिस्टेंस से तय करना है। यानी कि स्पीड अगर क्या किया, वो पहले अगर स्पीड 5 से चलता था तब उसमें 2 की वृद्धि कर दिया, यानी कि अब स्पीड उसका कर दिया 7। और जब हमारा डिस्टेंस बराबर होता है तो टाइम जो होता है स्पीड के जस्ट उल्टा होता है, यानी कि टाइम उसका अब 7 से कितना लगेगा, टाइम 5 लगेगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस उसने 5 से 7 कर लिया तो टाइम उसका 7 से 5 लगेगा। यहाँ टाइम में कितना का कमी हुआ, टाइम में यहाँ क्या बचा, 2 मिनट का टाइम बचा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 2 का मान जो है 9 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो अगर सामान्य समय से उसे अपना कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता था, यानी कि इसी 7 का हमसे मान पूछ रहा है। तो देखिए तो क्या लिखेंगे, 9/2 और गुना का 7, 9 7 63, 63/2, 63/2 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पूर्णांक में लिखना है तो 31 दूनी का 62, 62 और 1 63, 31 पूर्णांक 1/2 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 31 पूर्णांक 1/2 देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या जो है समानुपात में होती है। तो हमसे पूछ रहा है कि x का मान क्या है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यानी क्वेश्चन जो कह रहा है कि 19 में से किसी संख्या x को घटा रहे हैं, फिर 28 में से किसी संख्या x को घटा रहे हैं, तो बराबर समानुपात किसके हो जा रहा है, तो 55 में से उसी संख्या x को घटाने पर और 91 में से उसी संख्या x को घटाने पर। तो यहाँ x का हमें मान निकालना है, x का मान तो ऑप्शन में दिया होगा, यानी कि यही 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। तो हम ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं। ऑप्शन ए में जो है 5 है, तो 19 में से जब 5 को घटाएंगे, देखिए 19 में से ऑप्शन से ही पुट कीजिएगा तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। 19 में से जब 5 को घटाएंगे तो कितना होता है, 14 5 19 होता है। 28 में से 5 को घटाएंगे तो 23 हो जाएगा। 55 में से 5 को घटाएंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, 91 में से 5 को घटाएंगे तो 86 हो जाएगा, 86 हो जाएगा। यहाँ देखिए 91 में से 5 को घटा दिए तो 86 हो गया। यहाँ कोई कट रहा है, कोई कट रहा है, देखिए इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 और इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 43 दूनी 86 होता है, यानी 25/43 और यहाँ एक 14/23 है। तो कोई सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी बराबर है तो नहीं बराबर, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा नहीं होगा। अब ऑप्शन बी को रखते हैं, 8 को घटाते हैं। 19 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखिए 28 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 55 में से जब 8 को घटाएंगे तो 5 इधर 3 उधर 47 हो जाएगा। और नीचे में 91 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो 1 इधर 7 उधर, यानी कितना हो जाएगा 83, 83 और 8 91 होता है। ये भी आपस में कहीं बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन सी बचा, ऑप्शन सी 9 है। 19 में से 9 को घटाएंगे तो 10 बचेगा और 28 में से 9 को घटाएंगे तो 28 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। 55 में से 9 को घटाएंगे तो 5 इधर 4 इधर, यानी कि 46 बचेगा। और नीचे में 91 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना 82 9 91 होता है। यहाँ देखिए 45 दूनी 90, यहाँ भी कोई मतलब कहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 24 ये
भी नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसे भी हम लोग चेक करके देख लेते हैं। 19 में से अब 7 देखिए, ऑप्शन डी में है 7, 19 में से जब 7 को घटाएंगे तो 12 7 19 होता है। अब यहाँ से 28 में से 7 को घटाएंगे तो 21 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 55 में से जब 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 48 7 55 होता है। और 91 में से जब 7 को घटाएंगे तो कितना होता है, 84 या 7 91 होता है। अब देखिए समझिए 21 चौक कितना होता है, 84 होता है। 12 चौक कितना होता है, 48 होता है। 4 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1। यहाँ भी 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा, 1 बराबर 1 है कि नहीं, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाइए, आपके मतलब ऑप्शन से बढ़िया इसका कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ऑप्शन इसमें तो ऑप्शन डी में दिया था। अगर आपका किस्मत बढ़िया रहता तो हो सकता है ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी में ही से कोई हो जाता, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, क्वेश्चन नंबर 13 है कि कोई राशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2.5 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि इस राशि को x + 3% की दर पर समान समय के लिए निवेशित किया जाता तो इस राशि पर 585 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो समान राशि पर जो है 14% वार्षिक दर से 4.2/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज क्या है। अब देखिए इसमें अगर हमें निकालना पड़ेगा मूलधन। देखिए पहले x% पर कर रहे थे, ठीक है, अब कर रहे हैं x + 3% पर। तो देखिए यहाँ कितना परसेंट का एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 3% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो हमें देखिए 3% एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो हमें कितना रुपया एक्स्ट्रा मिल पा रहा है, तो 585 रुपया अधिक मिल पा रहा है। यानी कि p रुपया हमें मूलधन निकालना है, p रुपया पर 3% जब हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं और कितने वर्ष के लिए, 2.5 वर्ष के लिए, तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष के लिए। अब बटा में 100%, तो ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिल पा रहा है, 585 रुपये का जो है ब्याज एक्स्ट्रा मिल पा रहा है, ठीक है। तो 5 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 17 5 85, 117 हो जाएगा। 3 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से जब इसको कटेंगे तो 3 के 9 और 3 9 27, ठीक है। 39 दूनी कितना होता है, 39 दूनी 78, 39 दूनी 35 70 और 4 दूनी 8, 39 दूनी 78 होता है। यानी कि p बराबर जो हो गया 78, ये 2 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा तो 78 पर 2 जीरो, यानी कि हमें प्राप्त हो गया मूलधन 7800 रुपये मूलधन प्राप्त हो गया। अब हमसे जो क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, यानी कि 7800 रुपया पर अब जो है 14% का वार्षिक ब्याज दर लेना है और टाइम अलग से दिया है 4 3 12 और 2 14/3 वर्ष, ठीक है। और बटा में 100 हमें ऐसा ही निकालने के लिए अब यहाँ ब्याज कितना प्राप्त होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 3 से इसको कटाएंगे तो कितना 26 दिया 78 होता है। अब देखिए इतना हमें गुना करना है, पहले इकाई अंक से देख लेते हैं। सबका इकाई अंक अलग अलग है, लगभग यहाँ 0 है और बाकी का इकाई अंक अलग अलग है। 6 चौके 24, 24 चौके 96, इकाई अंक के स्थान पर 6 आएगा। इकाई अंक के स्थान पर 6 एक ही ऑप्शन में है, 50 96। तो इस जब सबको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 50 96 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इकाई अंक पर भी ध्यान देना है। तो यहाँ जो हो जाएगा 5096 जो हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी एवरेज से क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ी और एक कप्तान, यानी कि टोटल 11 खिलाड़ी हैं। टोटल का औसत स्कोर दिया है 32, यानी कि 11 का औसत स्कोर कितना दिया है, 32 दिया है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 10 खिलाड़ियों का औसत स्कोर दिया है। 10 खिलाड़ी का औसत स्कोर किस प्रकार से दिया है, तो एक का है 22, 22 के बाद 11, 11 के बाद 5, 5 के बाद 34, 34 के बाद क्या है 21, फिर है 32, 32 के बाद 0, 0 के बाद 28, 9 और 28, 9 और 53, यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए हमें पूछ रहा है कप्तान का स्कोर कितना है। अब हमें टोटल को जो है औसत मेंटेन करना है, टोटल जो है औसत हमें मेंटेन करना है। तो कप्तान को जो है, ये टोटल 10 खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी जो बचा हमारे पास कप्तान, कप्तान को पहले औसत मेंटेन करने के लिए अपना 32 रन तो बनाना पड़ेगा और साथ में सभी खिलाड़ी का औसत मेंटेन करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। ये 22 रन बनाया है तो इसका 10 रन कप्तान को बनाना पड़ेगा। ये 11 रन बनाया है तो इसका 21 रन कप्तान को बनाना पड़ेगा। ये 5 रन बनाया है तो इसका जो है कितना 27 5 32 27 रन कप्तान को बनाना पड़ेगा। ये देखिए 34 रन बना दिया है, यानी कि कप्तान को अब 2 रन इसके लिए कम बनाना पड़ेगा। और ये 21 रन बनाया है तो इसका जो है 11 रन एक्स्ट्रा और कप्तान को बनाना पड़ेगा। ये 32 बनाया है तो ये तो अपना बना दिया है तो 0 रन इसके लिए कप्तान को बनाना है। ये 0 बनाया है तो इसके लिए 32 रन कप्तान को बनाना पड़ेगा। ये 28 बनाया है तो इसके लिए कितना 4 रन कप्तान को बनाना पड़ेगा। ये 9 बनाया है तो इसके लिए जो है 23 रन कप्तान को बनाना पड़ेगा। और ये 53 रन बनाया है, यानी कि कितना एक्स्ट्रा बना दिया, 3 में से डूब गया 1 और 5 में से 3 गया 2, 21 रन जो है एक्स्ट्रा कप्तान मतलब रन से एवरेज स्कोर से बना दिया। यहाँ -21 है, यहाँ +21 है, इसको काट दीजिए। अब सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 7 9, 9 और 1 10,
10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 13 4 17, 17 और 2 19 हो गया। हाथ में लगा एक यानी कि 4 हो गया, 4 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, ये 11 और 2 13, 139। और ये देखिए -2 है तो इस 2 को घटा देंगे, 139 में से 2 गया तो कितना बचा 137, यानी कि जो कप्तान का स्कोर होगा कितना हो जाएगा 137 होगा, तब जाकर पूरा टीम का जो औसत स्कोर हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ 137 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा, यदि संख्या जो है 8 6 y 5 किससे विभाजित है 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो y का न्यूनतम मान 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 8 6 14, 14 और 5 19, 19 प्लस y, 19 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमारा जो है 3 से विभाजित हो जाए। तो कहिएगा 18 के बाद 19 के बाद क्या होता है, संख्या जो होती है 21 हमारा जो होती है 3 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि y का मान क्या रखना पड़ेगा 21 में से 19 किया 2, y का न्यूनतम मान क्या होगा 2 होगा, जो कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा कि 4107 रुपया 4107। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि 4107 रुपये की राशि ए बी और सी और डी के बीच उस तरह विभाजित की जाती है जिससे ए और बी के हिस्से का अनुपात दिया 3:4। ठीक है, ए और बी के हिस्से का अनुपात दिया है 3:4। उसके बाद बी और सी के हिस्से का अनुपात दिया है 2:1 और सी और डी के हिस्से का अनुपात दिया है 3:5। अब हमसे क्या कर रहा है कि बी का हिस्सा हमें बताना है। तो देखिए पहले ए बी और सी डी का हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। देखिए इन दोनों में बी कॉमन है और इन दोनों में 2 और 4 में 2 को पहले हमें देखिए बी को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ए बी और सी का पहले हम लोग रेशियो निकाल कर देखते हैं, निकाल कर दिखा देते हैं आपको। ए रेशियो बी रेशियो सी यहाँ प्राप्त हो गया, 2 से इसमें गुना हुआ है, इसमें कुछ किसी से गुना नहीं होता, यहाँ हो जाएगा 3:4 और यहाँ हो जाएगा 2 से इसमें गुना किया 2, 2 एकम 2 यानी कि आ गया। अब उसके बाद सी रेशियो डी दिया है 3:5। तो यहाँ देखिए इसको यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं, इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं। अब जाकर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हमें प्राप्त हो गया, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना हो जाएगा 3 से इसमें गुना करेंगे तो 9, 3 से 4 में इसमें गुना करेंगे 4 3 12, फिर 6 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2 5 10। अब हमें प्राप्त हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो टू डी। ठीक है, अब हमें बी का हिस्सा बताना है। बी का हिस्सा यहाँ कितना है 12 है और टोटल हिस्सा कितना है तो 12 9 21, 21 और 6 27, 27 और 10 कितना होता है 27 और 10 37। ठीक है, इसका मान कितना दिया है तो कहिएगा 4107 दिया है। अब इसको कटा कर देखिए, कट जाएगा आराम से कटेगा ही। 41 से कम 41, 4 0, 41 से कम 41, 3 7, 41 से कम 41, यानी कि 111 से पूरा कट गया। 12 में 111 से गुना कीजिए, 12 में 111 से गुना करेंगे तो 12 एकम 12। ठीक है, 12 एकम 12 इकाई अंक से आंसर आ गया, हाँ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 एकम 12। और देखिए अब इसमें जोड़िए 12 एकम 12 और 1 13, 12 एकम 12 और 1 13, यानी कि 1332 जो हो जाएगा बी का हिस्सा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अब ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में 1100 दूंगा, 5 वर्ष में 1600 रुपये हो जाती है, तो हमें मूलधन निकालना है। देखिए बहुत आसान है, पी प्लस 5 साल का एसआई मिलकर कितना हो गया मिश्रधन, तो 1600 रुपया हो गया। ये मिश्रधन है। मिश्रधन क्या होता है कि मूलधन में जब हम ब्याज को जोड़ते हैं तो मिश्रधन होता है, और फिर मूलधन में 2 साल के अगर हम ब्याज को जोड़ रहे हैं तो राशि कितना हो रहा है तो 1102 रुपया हो रहा है। यहाँ से सबको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो पी से पी कट गया, 5 में से 2 गया, 3 साल का एसआई बराबर किसके हो गया तो 10 में से 2 गया 8। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, यहाँ क्या हो गया 9 में से 0 गया 9, 15 में से 11 गया 4, यानी कि 498 हो गया। तो 1 साल का एसआई किसके बराबर हो गया 16 3 48 3 6 18, 166 के बराबर आ गया। हमें मूलधन निकालना है तो पहले 2 साल का हमें ब्याज प्राप्त होना चाहिए, तो 2 साल का ब्याज किसके बराबर हो जाएगा तो 2 में इससे गुना कीजिए, 2 6 का 12, 16 दूनी 32 और 1 33, 332 रुपया जो हो जाएगा 2 साल का ब्याज हो जाएगा। तो देखिए पी प्लस 2 साल का ब्याज यानी कि 2 एसआई बराबर किसके है तो 1102 के हैं। तो पी का मान यहाँ किसके बराबर हो जाएगा तो 1102 में से 2 साल का ब्याज कितना है 332 को हम माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 3 गया कितना बचा 7, 10 में से 3 गया 7, यहाँ क्या बचा 10, 10 में से 3 गया 7, यानी कि 770 रुपया जो प्राप्त हुआ हमारा मूलधन प्राप्त हुआ। हमसे मूलधन ही पूछ रहा था, तो 770 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 10.1/2% दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर और शेष का 30% घर के किराए पर व्यय करता है, ठीक है। उसके बाद उसके पास 12,000 रुपये शेष बचता है, तो उसका वेतन कितना है? देखिए यहाँ 10.1/2% है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? तो 10 दूनी 20 और 21/200 लिखेंगे। और 30% को क्या लिखेंगे? तो कहिएगा 3/10 लिखेंगे। इन दोनों के गुणज को ही हम राशि मान लेते हैं। 200 और 10 के गुणज को आसान करने के लिए कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़ेगा। 200 और 10 का गुणज कितना होता है? 2000। इसी को हम मान लेते हैं कि टोटल राशि है हमारे पास, ठीक है। 2000 का पहले 21/200 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? कहिएगा 21, यानी कि कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। अब इसमें शेष कितना है? 2000 में से 210 रुपया हम किस पर खर्च कर दिए? तो दैनिक उपभोग की वस्तु पर खर्च कर दिए। तो हमारे पास बचा कितना? तो कहिएगा कि 2000 में से 200 खर्च करते तो 1800 बचता है, 10 और खर्च कर दिए तो 1790 बचा, 1790 रुपये बचा। तो इसका भी जो है 30% हमने खर्च कर दिया। 30% किस पर खर्च कर दिया? यानी कि 30% क्या लिखे? 3/10 खर्च कर दिया। तो इसका 30% कितना हो जाएगा? तो इसका 30% 179 का 3 गुना कितना हो जाएगा? तो 3 9 27, 7 51 और 2 53, 537 रुपया हमने खर्च कर दिया। अब हमारे पास शेष राशि कितना बचा? 10 में से 7 गया 3, ठीक है। 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 5, और यहाँ 17 में से 5 गया 12, 1253 रुपया बचा। और इसी का मान बराबर दिया है 12,000 रुपये के, यानी कि हमारे पास शेषफल जो बच रहा है 12,000 रुपया बच रहा है, ठीक है। तब हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास राशि कितनी थी, तो हम राशि क्या माने थे? 2000। 2000 का मान हमसे पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसमें 12,000 बटे में 1253 और गुना 2000। इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें आप अगर एक लाइन केवल कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 3 8 2 10 और 1 11। सीधे में 12 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी का 24, 24 पर 3 और 3 6 0, 1 2 3 4 5 6। इतना बड़ा कैलकुलेशन से गड़बड़ा नहीं है, एक लाइन में आपका आंसर आएगा। इसमें हमें 1253 से भाग देना है। 1253 से अगर 2 से ले जाएंगे तो ज़्यादा चल जाएगा, तो 1253 1 से ले जाते हैं। तो 1253 को यहाँ माइनस करेंगे। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 5 गया 4, यहाँ क्या बचा? 4, यहाँ 3 में से 2 गया 1 और यहाँ 1, 1147 बचा, 1 और 0 लेंगे। अब देखिए यहाँ अगर हमें पता चल गया कि 8 आएगा कि 9 आएगा, तो हमें पता चलेगा कि इसमें से 3 ऑप्शन आराम से कट जाएगा। 3 क्या 4 ऑप्शन कट जाएगा, 3 ऑप्शन कट जाएगा और 1 ऑप्शन जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले अगर हम 8 से ले जाकर देखते हैं तो 12 8 96 और 50 8 400, ठीक है। और 9 से ले जाएंगे तो 12 9 108, 9 से भी आराम से चल जाएगा। 9 से ले जाकर देखते हैं, 9 3 27, 9 5 45 और 2 47, और 12 9 108, 108 और 4 कितना हो जाएगा? 112, कट गया, ठीक है, कट गया। तो यहाँ क्या बचा? 10 में से 7 गया 3, और यहाँ 10 में 16 में से 7 गया 9, 16 में से 7 गया 9, 3 में से 2 गया 193 बचा, अभी भी 193, यानी कि 19 वाला जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा 19 वाला, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 19,000 हो सकता है या 19,154 रुपये के आसपास हो सकता है। तो देखिए 19,000 तो कभी आंसर होगा नहीं, क्योंकि 19,000 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक और जीरो जब बैठाएंगे तो 1 से और जाएगा ना, 1253 से एक बार में और जाएगा यहाँ, तो 19 के बाद एक और एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने जब एक लाइन कैलकुलेशन किया तो हमें पता चल गया कि ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इन 2 में सस्पेंस था, तो वो भी क्लियर हो गया, यानी कि 19,154। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब इतना बड़ा कैलकुलेशन होता है तो ऑप्शन को ध्यान में रखते कर कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको, देखिए आपको मेथड तो पूरा पता चल गया, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था तो उसको हम कैलकुलेशन भी बता दिए कि कैसे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, आखिरी के 2 सवाल। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन 19 कैसे बनेगा कि एक दुकानदार अपने माल को 60% से ऊपर चिन्हित करता है और 10% छूट देता है। यदि लागत कीमत 7500 रुपया है तो उसका बिक्री मूल्य क्या है? देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए एक है सीपी, एक है एमपी और एक है एसपी, यही 3 चीज़ है, एक है एसपी, 3 चीज़ है। 100 रुपया मान लीजिए उसका लागत मूल्य है, 60% उस पर अधिक अंकित किया यानी कि 160 रुपया किया। अब इस पर जो है 10% के छूट दे रहा है, यानी कि 16 रुपया का छूट दे रहा है, तो कितना में बेचेगा? 144 रुपये में बेचेगा, ठीक है। अब हमसे पूछा गया लागत कीमत अगर 7500 है, यानी कि 100 का मान दिया है किसके बराबर? 7500 के। तो हमसे पूछा कि एसपी यानी बिक्री मूल्य 144 का मान बताना है, तो इसमें किससे गुना हुआ है? 75 से, तो इसमें भी 75 से गुना कर दीजिए। अब गुना करने का देखिए 144 में हमें किससे गुना करना है? 75 से। गुना कीजिए, 5 के 20,
14 5 70 28 70 28 98 होता है, 98 और 2 100 हो जाएगा। 14 7 98 98 और 10 कितना होता है 108, यानी कि 10,800 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 10,800 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी सवाल भी है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि एक आदमी 430 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से रेल द्वारा और आंशिक रूप से जहाज द्वारा पूरी करता है। वह जहाज पर 10 घंटे अधिक समय खर्च करता है। यदि जहाज की गति 25 किलोमीटर पर आवर और रेलगाड़ी की गति 65 किलोमीटर पर आवर है तो जहाज से कितना दूरी तय किया। अब देखिए समझिए, जहाज की गति कितना है 25 किलोमीटर, और इस पर जो है अगर टी समय का उस पर समय लेता है, इस पर 10 घंटा अधिक यानी कि टी प्लस 10 ले रहा है, और इस पर जो है टोटल टाइम हमें अब फिर 65 के स्पीड से रेलगाड़ी से चल रहा है और इस पर टी समय ले रहा है, क्योंकि इससे 10 घंटा अधिक व्यतीत कर रहा है किस पर, जहाज पर। और डिस्टेंस कितना तय किया जा रहा है, डिस्टेंस तय किया जा रहा है 430 किलोमीटर का। यहाँ देखिए स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस के बराबर आ गया। यहाँ कितना हो जाएगा 25 टी और प्लस 250 बराबर प्लस 65 टी बराबर किसके आ गया, तो 430 के बराबर आ गया। ठीक है, 25 टी और 65 टी को जोड़ेंगे तो 65 और 5 70 और 20 90 टी हो जाएगा। बराबर किसको हो जाएगा, तो 430 में से हम 250 को घटा देंगे। 250 को घटाइए, जब 250 को घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ 3 में से 2 गया 1। 180 बराबर किसके आ गया 90 टी के। तो टी बराबर कितना आ गया, टी बराबर आ गया 2, टी बराबर 2 आ गया। तो हमसे पूछा कि जहाज द्वारा कितना तय किया गया दूरी। अब देखिए जहाज द्वारा 25 के स्पीड से उसका स्पीड है और टी है 2 और उसमें 10 घंटा अधिक व्यतीत किया गया है, यानी कि इतना टाइम लिया गया है। तो 25 में हमें 12 से गुना करना पड़ेगा। 25 12 कितना होता है 300, 25 देंगे 250 50 300, यानी कि 300 किलोमीटर उसने जो है जहाज द्वारा तय किया। बाकी का सफर जो है उसने रेलगाड़ी द्वारा तय किया। तो 300 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ देखिए पूरा फाइनल तक पहुंच गया, यानी कि 20 क्वेश्चन बना दिए। अब इसे हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट व्यू रिजल्ट। यहाँ देखिए 20 क्वेश्चन बनाए हैं, 20 करेक्ट है। आपको टोटल क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 27,001 लोगों ने अभी तक इस टेस्ट को दे दिया है। तो इसे बहुत से लोग जो टेस्ट देंगे, जब फॉर्म स्टार्ट होने लगा तो आप भी इस टेस्ट को जरूर दीजिए। इसमें बहुत पहले से भी टेस्ट चल रहा है, तो पीछे का भी टेस्ट आप लगाते रहिएगा। ठीक है, कोई भी अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी तो उसे कमेंट जरूर कीजिएगा, उसे हम बताने का प्रयास करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है SSC GD के रीजनिंग का भी हम वीडियो बनाएंगे इसके बाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।